सुबह कयारा की नींद नशे की वजह से बहुत धीरे धीरे खुलती है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलती है खुद को कार के अंदर पाती है। कयारा कार को देखकर समझ जाती है कि यह उसकी कार नहीं है, इसलिए वह इधर से उधर देखने लगती है। कयारा कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरती है तो उसकी नजर झरने की सीन पर पड़ती है। वहां से होते हुए कयारा की नजर ध्रुवंश पर पड़ती है जिसकी सटलेस पीठ कयारा की ओर थी। कयारा अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने लगता है। वही ध्रुवंश इस वक्त एकटक पानी में देखे जा रहा था। उसे पानी में इस वक्त धारा का चेहरा नजर आ रहा था। कयारा पत्थरों के ऊपर चलते हुए ध्रुवंश के पास पहुंचती है, लेकिन अचानक पत्थर में फिसलने की वजह से वह छपाक से पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही धारा का चेहरा पानी में कहीं खो जाता है जिससे ध्रुवंश की नजरें सर से भर जाती हैं। वह सर नजरों से कयारा को देखता है। कयारा पानी से सिर निकालकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश उसे देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, हाउ डरे यू। उसके इतना बोलते ही कयारा बीच में ही बोलती है, डरे गया भाड़ में, पहले मुझे ये बताओ तुमने कल मेरे साथ क्या किया। देखो अगर मैं प्रेग्नेंट वेग्नेंट हो गई ना तो बता रही हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं संभालने वाली। कयारा की बात सुन ध्रुवंश उसे घूरने लगता है। कयारा पानी से बाहर निकलकर पत्थर पर बैठती है और अपने तौप से पानी निकालते हुए कहती है, और एक बात, मेरी फिगर अगर बिगड़ी ना तो सच बता रही हूँ तुम्हारा तो बड़ा बिगाड़ दूंगी। बोलते हुए वह ध्रुवंश को बिल्कुल नहीं देख रही थी। ध्रुवंश कयारा को गौर से नोटिस कर रहा था। कयारा का गीला बदन उसे होठ बनाने का काम कर रहा था। वह तो वैसे भी पहले से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, गीला बदन उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। ध्रुवंश की नजर बार बार उसके शरीर पर जा रही थी। कयारा के आते ही ध्रुवंश जैसे धारा के न होने का दर्द भूल ही जाता है। अचानक ही कयारा की नजर ध्रुवंश की नजरों पर पड़ जाती है जो उसके पतली कमर को देख रहा था। कयारा तुरंत उठकर अपने कमर पर हाथ रखे कहती है, हेलो मिस्टर, ये जो तुम्हारी नैन है न उसे मेरी कमर से दूर रखो। ध्रुवंश भी उसकी आवाज सुनकर अपनी नजरें हटा लेता है। कयारा उसे कुछ देर घूरती है फिर आगे बढ़कर ध्रुवंश का शर्ट लेकर पहन लेती है और वहां से जाते हुए कहती है, शर्ट चाहिए तो कल मिलना इवनिंग 4 o'clock कॉफी शॉप में। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इधर आव्या ध्रुवंश के न होने से खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी। आज उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं थे। आव्या ने बहुत जिद करने के बाद आदित्य को मनाया था बॉडीगार्ड को साथ में न ले जाने के लिए। आव्या आगे देखते हुए ड्राइव कर ही रही थी तभी उसे सामने रुद्र की जीप खड़ी दिखती है और साथ ही रुद्र भी जो जीप के आगे बोनट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर आव्या कार अचानक ही रोक लेती है। उसकी आंखों के सामने फिर से वह सब नजारा छाने लगता है, पर आव्या जल्द ही खुद को उस डर से काबू कर लेती है क्योंकि वह हमेशा इस तरह से डर डर कर तो नहीं जी सकती थी। आव्या रुद्र को देखते हुए हॉर्न बजाती है। रुद्र हॉर्न की आवाज सुनकर सिर उठाकर आव्या के कार की ओर देखता है। इस वक्त रुद्र की जीप बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। रुद्र आव्या को देखते हुए बोनट से नीचे उतरता है। सिगरेट को नीचे गिराकर वह पैरों से मसल देता है। इतना करते ही वह आव्या की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह कदम बढ़ा रहा था आव्या की धड़कन उतनी तेज होती ही जा रही थी, पर वह खुद को फिर भी संभाल रही थी। रुद्र आव्या के पास पहुंचते ही कार का दरवाजा खोलता है। आव्या सीट पर हाथ रखकर पीछे हो जाती है। रुद्र कार को पकड़कर अब आव्या की ओर झुकने लगता है। आव्या अपने कपड़ों को अपने हाथ की मुट्ठी में भरकर कस लेती है। रुद्र आव्या के चेहरे के बहुत करीब चला जाता है। आव्या उसे इतना करीब देखते ही आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, दूर गया जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को तुम्हारे करीब आने दूंगा। हमेशा याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहूंगी। रुद्र की गर्म सांसें आव्या को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी जिससे उसकी धड़कन और तेजी से शोर कर रही थी। आव्या वैसे ही आंख बंद करके कहती है, जबरदस्ती से, धमकी से या किसी को मारते हुए दिखाकर मुझे अपना बनाओगे। आव्या के इतना बोलते ही रुद्र बस उसके बंद आंखों को देखता है। फिर कहता है, जबरदस्ती करना होता तो अब तक शादी होकर 10 बार हनीमून में जा चुके होते। मैं जबरदस्ती नहीं करता। धमकी देना होता तो मैं महीने इंतजार नहीं करता। तुम्हें देखने के लिए एक एक मिनट तड़प तड़प कर मर रहा हूँ बेबी गर्ल। आव्या जैसे ही ये सुनती है अपनी आंखें तुरंत खोल लेती है। रुद्र के चेहरे पर इमोशंस नहीं थे पर फिर भी आव्या को उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए कहता है, 1 महीने हो गए मैंने तुम्हें टच नहीं किया और नहीं करूंगा। दूर रहूंगा हमेशा, लेकिन याद रखना मैं खुद के अलावा तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। बोलते ही रुद्र पीछे हटता है और अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, ये कोई धमकी नहीं है, मेरे दिल के जज्बात है जिसे तुमने खुद जगाया है। आव्या एकटक रुद्र को देखती रहती है। रुद्र अपने कदम पीछे करते करते अपने जीप के पास पहुंचता है और उसमें बैठकर जीप को पीछे करता है। आव्या उसमें बहुत देर तक खोई रहती है, फिर जब उसे होश आता है तो अपना कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाती है।
एयरपोर्ट से अव्यान बाहर आ रहा था। रोनी और नील उसके साथ ही थे। नील चलते हुए कहता है, सर आज होटल में एक इवेंट है, वहां आपका जाना जरूरी है क्योंकि डील भी वहीं पर तय की जाएंगी। अव्यान हाँ में सिर हिलाकर बोलता है। टाइम? नील तुरंत जवाब देता है, सर रात 7 बजे। अव्यान ये सुनता है और जल्दी से कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही उनकी कार चलने लगती है। शाम 7 बज रहे थे। आव्या इस वक्त कोर्ट में थी। वह उस वकील का इंतजार कर रही थी जिससे सहस्त्रा बात कर रही थी। काफी वक्त बाद जब वह वकील फ्री होता है तो आव्या उसके केबिन में जाती है। आव्या को वह बैठने को कहता है तो वह बैठ जाती है। आव्या इसे पहले से जानती थी। जितना भी आव्या काम करवाती थी वह इसी से करवाती है। वकील का नाम धनंजय था जो काफी फेमस था। धनंजय आव्या को देखते हुए कहता है, बोलो आव्या, क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? आव्या अपने फोन में सहस्त्रा की फोटो दिखाकर कहती है, अंकल ये जो है ये मेरी भाभी है। क्या आप बता सकते हैं ये कल आपसे किस टॉपिक पर बात कर रही थी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सहस्त्रा की फोटो देखकर धनंजय थोड़ा चुप हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। वह काफी देर चुप रहता है फिर कहता है, देखो आव्या, वैसे तो दूसरे का केस में डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि सहस्त्रा जो कर रही है वो गलत है। ये सुनकर आव्या का दिल बैठ जाता है। धनंजय एक फाइल निकालते हुए कहता है, सहस्त्रा मेरे दोस्त हिमांशु की बेटी है तो इसलिए मैं उसका काम कर रहा हूँ। सहस्त्रा कुछ दिन पहले ही मुझसे मिली। धनंजय एक फाइल निकालते हुए कहता है, सहस्त्रा मेरे दोस्त हिमांशु की बेटी है तो इसलिए मैं उसका काम कर रहा हूँ। सहस्त्रा कुछ दिन पहले ही मुझसे मिली। बोलते ही वह अपने पकड़े हुए फाइल को आव्या की तरफ बढ़ा देता है। आव्या फाइल लेकर पलटने लगती है पर तभी धनंजय कहते हैं, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है, वह मुझसे बात करते हुए बहुत नर्वस थी। ये बात सुन आव्या फाइल तो खोलती है लेकिन देखती नहीं है। वह धनंजय की ओर देखने लगती है। धनंजय सोचते हुए कहता है, मैं सहस्त्रा से कम 4 बार पहले भी मिल चुका हूँ लेकिन तब वह ऐसे बात नहीं करती थी। वह मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे हम नए नए मिले हो। और जिस टॉपिक पर उसने मुझसे बात की मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। आव्या बहुत गौर से धनंजय की बात सुन रही थी। धनंजय आगे बोलते हैं, सहस्त्रा अपने हस्बैंड मतलब तुम्हारे भाई से डिवोर्स लेना चाहती है। ये सुनकर आव्या के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एकदम जोर से कहती है, डिवोर्स? बोलते हुए वह झट से खड़ी हो जाती है। उसकी पकड़ी हुई फाइल भी हाथ से छूटकर गिर जाती है। जहां तक आव्या को पता था अव्यान और सहस्त्रा के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों बहुत नॉर्मल रहते थे। फिर सहस्त्रा अव्यान को डिवोर्स क्यों देना चाहती है ये सवाल आव्या के दिमाग में उमड़ने लगता है। धनंजय आव्या को इतना ज्यादा शॉक देखकर खुद भी खड़े हो जाते हैं। आव्या धीरे से बड़बड़ाती है, नहीं ये कैसे हो सकता है, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। बोलते ही आव्या धनंजय को देखती है। धनंजय आव्या की जाकर सारे गिरे पेपर्स को उठाते हैं फिर आव्या के हाथ में थमाकर कहता है, मैं कल ही इस केस पर काम करने वाला हूँ। आव्या पेपर्स को जल्दी जल्दी पलटते हुए देखती है तो वह सच में डिवोर्स पेपर थे। उसमें सहस्त्रा की सिग्नेचर थे और आव्या को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब डिवोर्स पेपर पर वह अव्यान के सिग्नेचर देखती है। आव्या एकदम से कहती है, ये भाई भाई के सिग्नेचर। आव्या से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी जबान लड़खड़ा सी गई थी। सहस्त्रा के साथ साथ रहते हुए 6 महीने होने वाले थे। उसने सहस्त्रा को अपनी भाभी दोस्त सब कुछ माना था। वह कभी सोच भी नहीं सकती कि अब सहस्त्रा इस परिवार से जुदा होंगी। धनंजय अपनी जगह पर बैठते हुए कहते हैं, सहस्त्रा ये सब कुछ छुपाकर कर रही है। इन सब के बारे में तुम्हारे भाई को कुछ नहीं पता। ये सिग्नेचर भी सहस्त्रा ने उसके ऑफिस के फाइल से कॉपी की है। ये सुनकर आव्या लड़खड़ा जाती है। आव्या तो अब जैसे होश ही खो चुकी थी। उसे तो ये सोच सोचकर परेशान कर रही थी कि जब ये अव्यान को पता चलेगा तो वह कैसा रिएक्ट करेगा। आव्या धनंजय को उस केस को रोकने के लिए कहती है। धनंजय भी मान जाता है क्योंकि सहस्त्रा जो कर रही थी वह कानून के खिलाफ था। डिवोर्स तब लिया जाता है जब दोनों तरफ से मंजूरी हो। धनंजय जब आव्या की बात मान जाते हैं तो आव्या भी उसके ऑफिस से निकल जाती है। आव्या घर पहुंचती है। उसकी तो सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। आव्या सहस्त्रा को देखती है। सोफे पर बैठी काव्या और श्रेष्ठा से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। एक पल के लिए आव्या की आंखें ही नम हो जाती हैं लेकिन वह जल्दी से खुद को नॉर्मल करके काव्या और श्रेष्ठा के बीच जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, क्या बातें चल रही हैं? काव्या बस नॉर्मली सी जवाब देती हैं, जो बातें होती हैं। और आप इतना लेट कहाँ थी? आव्या सहस्त्रा को एक नजर देखकर कहती हैं, आपको तो पता है ना मम्मा, आई एम अ डॉक्टर। कभी कभी पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं तो लेट हो जाती हूँ। काव्या हाँ में सिर हिलाती है। आव्या कुछ देर सहस्त्रा को देखती रहती है फिर एकदम से उठकर कहती है, भाभी मुझे आपसे बात करनी है, चलिए ना बाहर चलते हैं।
श्रेष्ठा आव्या की बात सुनकर शक करते हुए कहती है, ऐसी क्या बात करनी है जो बाहर जाकर ही हो सकती है। पर्सनल है मॉम। भाभी चलिए। बोलते ही आव्या अपना बैग रखती है और सहस्त्रा का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। सहस्त्रा बस उसे देखते हुए पीछे जाते रहती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। सहस्त्रा और आव्या दोनों इस वक्त खड़े थे। आव्या समुद्र की लहरों को उठते हुए रात की चांद को देख रही थी तो वहीं सहस्त्रा पीछे खड़ी आव्या के बोलने का इंतजार कर रही थी। जब शांति छाए ही रहती है तो सहस्त्रा बोलती है, क्या हुआ आव्या, आप कुछ बात करना चाहती थी मुझसे। आव्या वैसे ही खड़ी पूछती है, भाई कहाँ है भाभी। आव्या के सवाल से सहस्त्रा अजीब से एक्सप्रेशन लिए कहती है, पटना गए हैं, उन्होंने तो कल कहा था कि वह आज लौटेंगे, पर पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। सहस्त्रा एकदम नॉर्मल बात कर रही थी। आव्या थोड़ी चुप होकर फिर कहती है, भाभी आप भाई को धोखा क्यों दे रही हैं। आव्या के सवाल से सहस्त्रा को एकदम से झटका लगता है। वह थोड़ा हकलाते हुए कहती है, धधु धोखा, कैसा धोखा। सहस्त्रा अब भी अनजान बन रही थी जिससे आव्या को गुस्सा आ जाता है। आव्या सहस्त्रा की ओर मुड़ती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वो तो आप बताएंगी ना, आप भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं और क्यों। सहस्त्रा सोचते हुए परेशान होकर कहती है, आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आव्या का गुस्सा अब वक्त के साथ बढ़ने लगता है क्योंकि अब भी सहस्त्रा ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आव्या सहस्त्रा के कंधे पर हाथ रखकर जोर देते हुए कहती है, सब कुछ समझ आ रहा है आपको, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं भाभी। आप भाई को डिवोर्स कैसे दे सकती हैं। बोलते ही आव्या सहस्त्रा को धक्का देती है। सहस्त्रा उसके धक्का देने से 2 कदम पीछे हो जाती है। आव्या की बात सुन सहस्त्रा के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सहस्त्रा सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। आव्या उसके सिर झुकाने से गुस्से से कहती है, सिर झुकाने का क्या मतलब है भाभी, आखिर आप भाई से बिना कुछ पूछे बिना कुछ बताए ऐसे कैसे डिवोर्स ले सकती हैं, उन्हें इस कदर धोखा कैसे दे सकती हैं। क्या भाई को इतना भी जानने का हक नहीं है कि आप उनसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं। सहस्त्रा बिल्कुल चुप वैसे ही सिर झुकाए रहती है। आव्या उसके ऐसे चुप खड़े रहने से चिढ़ जाती है। वह आगे बढ़कर सहस्त्रा के बाजुओं को पकड़कर हिलाते हुए चिल्लाकर कहती है, आखिर क्या कमी रह गई भाई के व्यवहार में। वो कितना ख्याल रखते हैं आपका, वो कितना प्यार करते हैं आपसे भाभी। आव्या के ये बोलते ही सहस्त्रा अचानक ही आव्या को धक्का देती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, वो मुझसे नहीं सहस्त्रा से प्यार करते हैं। आव्या पीछे होकर हैरानी से सहस्त्रा को देखती है। सहस्त्रा के चेहरे पर यह बोलते ही दर्द उभरने लगता है। वहीं आव्या के मुंह से एकाएक निकल जाती है, सहस्त्रा भाभी आप ही तो सहस्त्रा। आव्या बस इतना बोलती है कि सहस्त्रा चिल्ला उठती है, सहस्त्रा नहीं प्रज्ञा, प्रज्ञा राठौर। आव्या को ये सुनकर बहुत जोर का झटका लगता है। उसके मुंह से धीरे से निकलती है, प्रज्ञा। सहस्त्रा के चेहरे पर इस वक्त हल्का गुस्सा दिख रहा था। वह अपने गुस्से की भड़ास निकालते हुए कहती है, धोखा मैं नहीं दे रही, धोखा तो मुझे मिला है, किस्मत ने मुझे धोखा दिया है, इस जिंदगी ने मुझे धोखा दिया है। ये बोलते ही सहस्त्रा का शरीर ढीला पड़ जाता है। वह बेसुध सी खड़ी कहती है, प्यार, बहुत प्यार करती हूँ मैं साजन से। मुझे प्यार के बारे में पता भी नहीं था, तब से उनसे प्यार करती हूँ। बचपन से ही मेरा बस एक सपना था कि उनके साथ शादी करूंगी, उनके साथ जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन वक्त की घड़ी ऐसी पलटी कि फिर मैं कभी उनसे मिल ही नहीं पाई। बोलते हुए सहस्त्रा के आंखों से आंसू बह जाती है। आव्या बस सहस्त्रा को देखती रह जाती है। सहस्त्रा प्रज्ञा पिछले वक्त को याद करते हुए कहती है, 18 साल पहले मैं उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा रही थी। बोलते हुए वह उस पल में खोसी जाती है। फ्लैशबैक, प्रियंस कार ड्राइव कर रहा था और वही प्रज्ञा उसके पास वाले सीट में बैठी थी। प्रज्ञा अपने हाथ में पकड़ी गिफ्ट को देखते हुए अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, पापा, साजन को ये गिफ्ट पसंद आ जाएंगी न। प्रियंस आगे देखते हुए ही कहता है, हाँ मेरी गुड़िया, कितनी बार सवाल करेगी, आप 50 बार पूछ चुकी हैं। ये सुनकर प्रज्ञा मुंह बनाकर प्रियंस को देखती है। प्रियंस एक नजर प्रज्ञा को देखता है फिर मुस्कुराते हुए आगे देखता है। प्रियंस कार चला ही रहा था तभी अनन्या का कॉल आता है। प्रियंस ब्लूटूथ कान में लगाकर कॉल रिसीव करता है। उधर से अनन्या की आवाज आती है, आप कहाँ हैं, आपने कहा था आप जल्दी आएंगे, अभी तक आए क्यों नहीं। प्रियंस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस 10 मिनट, फिर सबसे पहले मैं तुमसे ही मिलूंगा। अनन्या थोड़ा परेशान होकर कहती है, प्लीज जल्दी आइए, हमें बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। हाँ हाँ आ रहा हूँ। बोलते हुए प्रियंस अचानक कार रोकता है। प्रियंस की नजर सामने पड़ती है जहाँ कुछ लोग एक आदमी और औरत से उसके बच्चे छीनने की कोशिश कर रहे थे। वह औरत चिल्लाकर उन सबको अपने बच्चे से दूर कर रही थी। वही कार के रुकने आवाज सुनते ही अनन्या घबरा सी जाती है। वह कुछ बोलती प्रियंस हड़बड़ी में कान से ब्लूटूथ निकालता है और कार में रखकर कार से निकल जाता है। प्रज्ञा सामने का नजारा देख डर जाती है।
पापा बुलाते हुए वह सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है। प्रियंस भागकर उन लोगों की ओर जाता है जिनसे वो लोग बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे थे। वह हिमांशु और दिया थे। प्रियंस उनके पास पहुंचते ही उन लोगों को धक्का देकर उन सबको हटाता है। एक आदमी ने दिया के छोटे से बच्चे का पैर पकड़ा हुआ था और खींच रहा था। दिया का बच्चा रोए जा रहा था तो वही दिया भी रोते हुए उनसे उसे छोड़ने को कह रही थी। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। प्रियंस अब उन लोगों को मारने लगता है। प्रियंस के आने से अब हिमांशु भी उन लोगों को मारने लगता है। दोनों मार तो रहे थे लेकिन अचानक ही उन लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इधर प्रज्ञा किसी तरह से कार से निकल जाती है और पापा चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ती है। प्रियंस मुड़कर प्रज्ञा को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, गुड़िया यहाँ मत आओ, कार में बैठो। उसके इतना बोलते ही उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि एक आदमी ने प्रियंस की पीठ पर चाकू मार दिया था। ये देखकर प्रज्ञा जोर से चिल्लाती है, पापा। हिमांशु उस आदमी को मारता उससे पहले उसे पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है। दिया से भी उसके बच्चे को छीन लिया जाता है और उसे जोर से धक्का दिया जाता है। दिया नीचे गिर जाती है और उसके सिर पर हल्की चोट लग जाती है। प्रज्ञा दौड़ती हुई उस आदमी के पास जाकर उसके हाथ को काट लेती है। वह आदमी दर्द से चिल्लाता है और प्रज्ञा को देखकर उसे अचानक उठाकर फेंक देता है। प्रज्ञा का सिर एक बड़े से पत्थर से जा लगता है। प्रज्ञा की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। प्रियंस ये देखकर चिल्ला उठता है, गुड़िया। वह आदमी प्रियंस की ओर बढ़ते हुए कहता है, बहुत शौक है न लोगों को बचाने का, अब तुझे कौन बचाएगा। प्रियंस की नजर तो बस प्रज्ञा पर थी जिसके सिर से नीचे रोड में खून बह रहा था। प्रियंस के आंखों से आंसू बह जाते हैं। प्रियंस प्रज्ञा की ओर जाते हुए बुलाता है, गुड़िया। वह आदमी जल्दी से आगे बढ़कर प्रियंस की पीठ पर फिर एक बार चाकू घुसाता है। प्रियंस का ध्यान तो बस प्रज्ञा पर था। उसे दर्द तो हुआ लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। वह जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था वह आदमी उस पर चाकू घोंपता जा रहा था। वह तब रुकता है जब पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, चलो जल्दी करो, कोई आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसकी आवाज सुनते ही सभी आदमी रुक जाते हैं जो हिमांशु को मार रहे थे। प्रियंस को जो चाकू मार रहा था वह आखिरी बार चाकू घोंपता है और धक्का देखकर सबके साथ मिल जाता है। सभी आदमी अब वहां से दिया के बच्चे को लेकर खाई में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। प्रियंस खून से लथपथ प्रज्ञा के पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। गुड़िया, बोलते हुए उसके आंसू गालों पर बह जाते हैं। प्रियंस की सांसें भी अब थमने लगी थी। प्रियंस रोते हुए प्रज्ञा के माथे पर किस करता है। वहीं उधर दिया अपने बच्चे को खाई में गिरा देखकर खुद में मरना चाह रही थी लेकिन हिमांशु ने पकड़ लिया। दिया रोते हुए जोर जोर से चीख रही थी, मेरा बच्चा। प्रियंस प्रज्ञा के छोटे से गाल पर हाथ रखकर उसके पास पेट के बल लेट जाता है और रोने लगता है। उधर अनन्या को हद से ज्यादा बेचैनी होती जा रही थी। वह उसके पैर एक जगह पर नहीं ठहर रहे थे। वह बार बार कॉल किए जा रही थी। उसके पैर भी इधर से उधर चले जा रहे थे। कुछ ही पल में प्रियंस की आंखें बंद हो जाती हैं। उसका रोना रुक जाता है और उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं। वहां पर कुछ लोग उन सबकी ऐसी हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाते हैं जिसमें प्रियंस को मरा हुआ घोषित किया जाता है। तो वही प्रज्ञा की धड़कन अब तक बंद नहीं हुई थी। शायद वो जीना चाहती थी। प्रज्ञा को जिंदा देखकर हिमांशु और दिया उसे ले जाते हैं। प्रज्ञा का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि प्रज्ञा की याददाश्त चली गई है जिस वजह से हिमांशु और दिया उसे एक नया नाम के साथ एक नई पहचान देते हैं। दिया अपने बच्चे के खोने की दर्द की वजह से प्रज्ञा को अपनी खुद की बेटी मानने लगती है। दिया का एक लड़का बच्चा था लेकिन अब वह मान चुकी थी कि उसने जो बच्चा पैदा किया था वह एक लड़की बच्ची थी। फ्लैशबैक एंड ये सब याद करते हुए सहस्त्रा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहस्त्रा, प्रज्ञा कहती हैं, जिस चोट की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी वही चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई जिस दिन माँ पापा के कमरे में आग लगी थी। मैं जब होश में आई तो साजन को सामने देखकर मैं बहुत खुश हुई थी लेकिन जैसे ही मुझे उनकी बातें याद आई मैंने अपनी खुशियों को दबा दी। प्रज्ञा के साथ हुई घटना सुनकर आव्या के भी आंखों से आंसू बहने लगती हैं। प्रज्ञा रोते हुए कहती है, साजन मुझसे प्यार नहीं करते। जब भी मैं प्रज्ञा के बारे में पूछती हूँ वह टाल देते हैं। उन्होंने तो मेरे प्यार तक को बचपना का नाम देकर ठुकरा दिया। वो मेरे करीब आते हैं लेकिन कोई और समझकर। मुझे घुटन सी महसूस होती है उनके करीब आने से। मैं उनके साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती उनके साथ। हर बार बस सहस्त्रा सहस्त्रा सहस्त्रा, नफरत हो गई है मुझे इस नाम से। बोलते हुए प्रज्ञा के आंखों में अपने नाम के लिए नफरत भरी हुई थी। आव्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, लेकिन प्रज्ञा तुम्हारा डीएनए प्रियंस चाचू से क्यों मैच नहीं कर रहा। प्रज्ञा भी अपने आंसुओं को पोंछकर कहती हैं, डीएनए डीएनए के बारे में मुझे नहीं पता और नहीं मैं ये सब जानना चाहती हूँ। मैं अब यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, अपनी पहचान को वापस लाना चाहती हूँ। अब दोबारा मैं साजन की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। बोलते हुए प्रज्ञा वहां से भागकर जाने लगती है पर आव्या तुरंत उसकी ओर बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेती है। प्रज्ञा बिना मुड़े कहती है,
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आव्या जल्दी से नमे सिर हिलाकर कहती है। नहीं प्रज्ञा, तुम ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जा सकती। हम सब तुम्हारे परिवार हैं और ऐसा हो सकता है कि भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है लेकिन वो छुपा रहे हो। प्रज्ञा आव्या के हाथ को झटक कर कहती है। कुछ नहीं पता है उन्हें, अगर पता होता तो वो हर वक्त ये न कहते कि प्रज्ञा की बात भूल जाओ और हमारी बात करो। मैं कह रही हूँ न, वो हमेशा प्रज्ञा नाम आते ही मुंह मोड़ लेते हैं। वो इस शरीर में बसी बस सहस्त्रा को चाहते हैं। प्रज्ञा तो उन्हें याद ही नहीं है। सबके कमरे में मेरी बचपन की तस्वीर है लेकिन उनके कमरे में सिर्फ सहस्त्रा की तस्वीर है। वो सहस्त्रा जिनसे उन्होंने शादी की थी, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी बनाया, उसे अपनी सजनी बनाया। मैं साजन की सजनी नहीं बनी, ये हक सहस्त्रा नाम ने लिया। जब भी साजन मुझे सहस्त्रा समझकर छूते हैं तो पता है कैसा लगता है, जैसे कोई मेरे दिल पर सुई चुभा रहा हो। नहीं सह सकती अब मैं इस दर्द को, नहीं सह सकती अब मैं इस तकलीफ को, इसलिए जैसे ही डिवोर्स पेपर बन जाएंगे मैं उनके जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे जिंदगी मिलनी ही नहीं चाहिए थी, उसी वक्त मैं मर जाती तो अच्छा होता। ये सब देखना तो नहीं पड़ता। आव्या उसके ये कहते ही जोर से चिल्लाती है। प्रज्ञा आव्या को देखती है, फिर उसके आंसू से आंसू बह जाते हैं। प्रज्ञा रोते हुए अब वहां से भागकर चली जाती है। आव्या प्रज्ञा को देखती रह जाती है। आव्या के मन में भी अब सवाल उभरने लगती कि अगर अव्यान को सब कुछ पता है तो वह प्रज्ञा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर नहीं पता तो फिर अव्यान ने सहस्त्रा नाम की लड़की से बिना कुछ सोचे समझे शादी क्यों की। उधर प्रज्ञा कमरे में बेड पर पेट के बल लेटी थी और तकिए पर अपना मुंह छुपाए रो रही थी। जिससे प्रज्ञा बस 3 साल की उम्र से प्यार करती आ रही थी, उसे किसी और का होता हुआ वह कभी नहीं देख सकती थी। भले शरीर एक था लेकिन पहचान दो थे, सहस्त्रा और प्रज्ञा। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, अब स्टोरी में मैं कौन सा नाम यूज करूं, सहस्त्रा या प्रज्ञा।